आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। देखिए पहला पॉइंट क्या है, गेगनी। चाहे गेगनी कह लीजिए या फिर गैने कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है। सीखने की श्रृंखला सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने की जो श्रृंखला सिद्धांत है वो गैगनी के द्वारा प्रतिपादित किया था। और जो सीखने की जो श्रृंखला सिद्धांत है इन्होंने किस पुस्तक में दिया था? तो इनकी पुस्तक का नाम था दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, समस्या समाधान, है ना। सीखने में समस्या समाधान जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? गैगनी के द्वारा दिया गया था या फिर गैने के द्वारा दिया गया था। इनके जो प्रसिद्ध पुस्तक है दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये इन्हीं के द्वारा यानी गैने के द्वारा रचित है। और इसी में इन्होंने सीखने की श्रृंखला सिद्धांत को जो उन्होंने 8 प्रकार का बताया था, इसी में इन्होंने व्यवस्थित किया था। और इन्होंने समस्या समाधान या सीखने की श्रृंखला सिद्धांत में सबसे नीचे सांकेतिक सीखना और सबसे ऊपर समस्या समाधान सीखना, इस तरीके से इन्होंने व्यवस्थित किया था। तो ये हो गया गेगनी का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं मैस्लो। जी हाँ, मैस्लो ने अवप्रेरणा सिद्धांत या फिर आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, और अवप्रेरणा सिद्धांत या आवश्यकता सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 5 आवश्यकताओं को बताया था। पहला शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा आवश्यकता, और तीसरा सामाजिक आवश्यकता, और चौथा सम्मान की आवश्यकता, और जो 5वां था वो आत्म अनुभूति की आवश्यकता, है ना। तो मैस्लो का यही मानना था कि जब व्यक्ति की आवश्यकता होगी तभी वो प्रेरित होगा, तभी वो कार्य करने की कोशिश करेगा। अगर किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है तो उस कार्य को या उसकी तरफ वो प्रेरित नहीं होगा, ऐसा मानना था मैस्लो का अवप्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत। अब बात करते हैं इस टॉपिक की, ओसुवेल, है ना। ओसुवेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए? तो ओसुवेल ने सीखने के 4 प्रकार बताए। तो किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 4 प्रकार बताए? तो ओसुवेल ने, है ना। अब वो 4 प्रकार कौन सा है ये बताना है। पहला है रट कर सीखना, दूसरा है अर्थपूर्ण सीखना, और तीसरा है अभिग्रहण द्वारा सीखना, और चौथा इन्होंने जो बताया अन्वेषण द्वारा सीखना। तो ये ओसुवेल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं कर्ट लेविन, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत, जिसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, मतलब गेस्टाल्ट सिद्धांत से ये मिलता जुलता सिद्धांत है। तो सीखने का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है वो किससे मिलता जुलता है? वो गेस्टाल्ट सिद्धांत से मिलता जुलता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कर्ट लेविन के द्वारा किया गया था। और ये जो सिद्धांत है ये मानवीय प्रेरणा पर आधारित है, और जो ये सिद्धांत है ये अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक प्राथमिकता देता है ना। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो अनुभव के स्थान पर व्यवहार को अधिक प्राथमिकता देता है? तो कर्ट लेविन का सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत है। कर्ट लेविन का यह मानना था इस सिद्धांत के अंतर्गत कि सीखना कोई अनोखी क्रिया नहीं है, ये वास्तव में वातावरण का एक संगठन है ना। अगर जिस वातावरण में आप जैसे वातावरण में रहते हैं वहां से आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ऐसा मानना था कर्ट लेविन का। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्रेस्मर, सेल्डन और यूंग की। यहां से भी प्रश्न परीक्षा में आना ही आना, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश ना करें, केवल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप पढ़ें, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पढ़ करके अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है, क्योंकि केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़िए आप, ठीक है। देखिए क्रेस्मर ने व्यक्तित्व कितने प्रकार के बताए थे? 3, पिकनिक टाइप, एस्थेनिक टाइप और एथलेटिक टाइप। परीक्षा में इसे पूछा जाता है कि पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक्स ये किस मनोवैज्ञानिक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण है? तो ये हो जाएगा क्रेस्मर। अब बात करते हैं सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया था? एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, 3 प्रकार से। अब कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एंडोमॉर्फी को क्या कहते हैं? गोलकार। मेसोमॉर्फी को क्या कहते हैं? आयताकार। और एक्टोमॉर्फी को क्या कहते हैं? लंबकार। तो ये भी ध्यान रखना है। यूंग ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था 3 प्रकार बताया था, अंतर्मुखी, है ना, जो कम बोलते हैं, बहिर्मुखी जो ज्यादा बोलते हैं, और उभयमुखी जो न कम बोलते हैं न ज्यादा बोलते हैं, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के बीच के जो
होते हैं उनको बोलते हैं उभयमुखी। तो इसका वर्गीकरण युंग महोदय ने किया था। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं सीखने में पठार। तो सीखने में पठार का मतलब यही होगा, जो लर्निंग प्लेट्यू है, सीखने में पठार का यही अर्थ है सीखने की क्रिया का रुक जाना, यानी अधिगम का ठहराव। ठीक है, अब वो थकावट की वजह से आ सकती है, या फिर इच्छा शक्ति नहीं है आपकी पढ़ने की तब भी आ सकती है, या फिर कठिन सिलेबस है, या जटिल विषय वस्तु का होना, या फिर पढ़ाने वाले का जो तरीका है उसकी वजह से भी सीखने में पठार बन जाता है, या फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ना होना, तो वो भी सीखने में पठार का कारण हो सकता है, या फिर मानसिक थकावट है, या फिर और भी चीजें हैं जो सीखने में पठार का काम करती है। सीखने में पठार का काम क्या है? अधिगम का ठहराव। सीखने में पठार का अर्थ है अधिगम का ठहराव, यानी सीखने की क्रिया का रुक जाना, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। अब बात करते हैं सीखने में वक्र, यानी अधिगम वक्र। अधिगम वक्र का अर्थ ये कि अधिगम की प्रगति के सूचक है, और जो अधिगम वक्र होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है ना। और अधिगम वक्र की जो खोज किया था वो किया था ब्रियान और हार्टर ने। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इन टॉपिक पर हमने विस्तृत चर्चा किया है। आप HAL ट्रिकी जीके चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में साइको वाली यानी मनोविज्ञान वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिए, इस पर सब पर विस्तृत चर्चा की गई, तो वहां से वो प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट को हमने रखा है ताकि आपका समय बचे, आपका रिवाइज भी हो जाए। तो सीखने में वक्र है ना, ये किसके सूचक है? अधिगम की प्रगति के सूचक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से भी देखिएगा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। TAT का पूरा नाम क्या होगा? TT नहीं है ये, TAT, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, ये TAT का पूरा नाम हो गया। और ये TAT है, इससे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ठीक है ना। और इसको हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध। तो प्रासंगिक अंतर्बोध के जनक कौन है? ये है मॉर्गन और मरे। कहीं कहीं मुरे भी लिखा होगा, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं। तो TAT प्रासंगिक अंतर्बोध, कभी कभी TAT आ सकता है, या कभी कभी प्रासंगिक अंतर्बोध के जनक कौन है? तो मॉर्गन और मुरे। आप नोट भी करते रहिए, है ना, कॉपी से में जो है नोट करते रहिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजें इनको आप पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स है। ये मनोविज्ञान के ये सब हार्ट जिसको कहते हैं, दिल, तो उसको तो पढ़ना ही होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा मॉर्गन मुरे। ठीक, TAT की खोज कब हुई थी? 1935 में। किसके द्वारा? मॉर्गन और मुरे के द्वारा, है ना। इसमें कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? 30 + 1 कार्ड का प्रयोग किया जाता है इसमें। और इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। व्यक्तित्व के अंतर्गत, है ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, है ना, सोचने समझने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, तर्क करने की क्षमता, है ना, स्मृति, उसके अंतर्गत सभी चीजें व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत आ जाएंगी। अब आ गया CAT, है ना। CAT का पूरा नाम है C फॉर चिल्ड्रेन, और A फॉर अप्रिसिएशन, और T फॉर टेस्ट। चिल्ड्रेन अप्रिसिएशन टेस्ट, बाल संप्रत्यय ये भी कह सकते हैं, या फिर बाल अंतर्बोध के जनक कौन है? लियोपोल्ड बेलॉक। ठीक है ना। इसके द्वारा भी व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, और इसकी खोज इन्होंने 1948 में किया था, है ना। इसमें कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं IBT, है ना, स्याही वाला धब्बा परीक्षण। IBT का इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट, ये हो गया इसका पूरा नाम, जिसको बोलेंगे रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, है ना। इसके जनक कौन है? हरमन रोडसा। इसके भी द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, और इसके माध्यम से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। SCT में क्या होगा? वाक्य पूर्ति परीक्षण के जनक कौन है? तो वो है पाइन व टेडलर। ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई व्यक्तित्व मापन से संबंधित।